हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है डेथ सेंटेंस टू बी कंफर्म्ड बाय हाई कोर्ट। और ये जो टॉपिक है आपने सुना होगा, ये दिया हुआ है चैप्टर नंबर 30 में, चैप्टर नंबर 30 ऑफ BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और वहीं पे अगर इससे रिलेटेड प्रोविज़न आप CRPC में देखना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 28 में। सेक्शंस यहाँ पे जो है 6 सेक्शंस हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी बुक में देख रहे हैं। अगर आप CRPC में देख रहे हैं तो ये जो सेक्शंस हो जाएंगे सेक्शन नंबर 366 से शुरू होके ये जाएंगे सेक्शन 371 तक, यानी कि 6 सेक्शन ये हैं। और अगर आप BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इनको देख रहे हैं तो इससे रिलेटेड प्रोविज़न आपको सेक्शन 407 से लेके सेक्शन 412 तक मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं वन ऑन वन एक एक सेक्शन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि कभी भी जो है, देखिए, डेथ सेंटेंस किसी भी पर्सन को अगर मिलती है, अगर उसने मर्डर किया है या फिर रेप एंड मर्डर किया है या भी कोई भी ऐसा जो है संगीन अपराध किया है जिसमें जो है पनिशमेंट उसे डेथ सेंटेंस हो सकती है, तो उस केस में डेथ सेंटेंस सबसे पहले आपको तो जानना होगा कि डेथ सेंटेंस प्रोवाइड कौन कर सकता है। देखिए, हमारे पास बहुत सारी कोर्ट्स होती हैं। हमारे पास जो है सबसे निचली लेवल की जो कोर्ट होती है वो होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के ऊपर आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अगर ये हम क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर होते हैं सेशन जज, सत्र न्यायाधीश। और सत्र न्यायाधीश जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में सबसे ऊपर लेवल की कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट होती है। सत्र न्यायाधीश के ऊपर जो है हाई कोर्ट के जजेस होते हैं और हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। तो सत्र न्यायाधीश को पावर होती है कि वो किसी भी पर्सन को मृत्युदंड दे सकता है। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये जज है वो किसी भी पर्सन को डेथ इम्प्रिजनमेंट इन्फ्लिक्ट कर सकता है। लेकिन वो होगा कैसे? क्या वो उसने कोई भी सेशन जज है, कोई भी सत्र न्यायाधीश है, उसने किसी पर्सन को मर्डर के चार्ज पे डेथ सेंटेंस दे दी तो क्या वो उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। और यही सारे प्रोविजंस यहाँ पे दे रखे हैं। अगर किसी सेशन जज ने कोई किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस दी है तो उस डेथ सेंटेंस देने के बाद एक अपने जो डेथ सेंटेंस जिसमें दिया है, जो भी उसने ऑर्डर टाइप का किया है, उस ऑर्डर की कॉपी जाएगी एक हाई कोर्ट के पास। अब हाई कोर्ट इसमें अपना विचार करेगा और अपने विचार करने के बाद इस सेंटेंस को जो है, मृत्युदंड को कंफर्म करेगा या नहीं करेगा, एज द केस में भी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हो सकता है कि जो एक्यूज्ड है उसको जो है फंसाया जा रहा हो। अगर फंसाया जा रहा हो तो अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसा कोई केस है जिसमें कोई जो व्यक्ति है वो बेवजह जो है इसका नाम लिया जा रहा है और इसको इतनी बड़ी सज़ा मिलने जा रही है, ये अपनी ज़िंदगी खोने जा रहा है, तो उसमें जो है हाई कोर्ट एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करने के लिए सेशन कोर्ट को बोल सकती है या फिर खुद भी अपने बिहाफ पे एविडेंस वगैरह उस केस से रिलेटेड इकट्ठा करेगी। और करने के बाद उस पर जो है जांच पड़ताल होगा। जांच पड़ताल होने के बाद जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, जब सब कुछ लगेगा कि हाँ इस केस में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो उस केस पे जो सेशन जज, जो सत्र न्यायाधीश है या फिर जो हम कहते हैं सेशन कोर्ट का जो जज है, उसने किसी पर्सन को जो है डेथ सेंटेंस दी हुई है, तो हाई कोर्ट का जो जज होगा, हाई कोर्ट की जो बेंच होगी, उसको वहाँ पे वो कंफर्म कर देंगे और कंफर्म करने के बाद उसको जो है फांसी पे लटका दिया जाएगा। तो ये कहानी है इस चैप्टर की। इस चैप्टर में ऐसे जो हैं 6 सेक्शन दे रखे हैं। 6 सेक्शंस में है, पूरा डिटेल से आप लोग समझ जाएंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपके दिलो दिमाग में ये कहानी छप जाएगी। और अगर छप जाए ना तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में जो है अपने दोस्तों के संग शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये समझ में आया है कॉन्सेप्ट या नहीं, और अगली वीडियो किस टॉपिक में बननी चाहिए ये भी ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी करे, विदाउट एनी हसल एंड बसल। ठीक है,
आपको 1 बाय 1 मैं सेक्शंस दिखाऊंगा, आप लोग पढ़ भी सकते हैं मेरे साथ साथ, और उसमें जो है पूरा प्रोसेस भी पता चल जाएगा आपको। तो ये रहा आपके सामने सेक्शन नंबर 407 ऑफ BNSS। अगर आपके पास CRPC की बुक पढ़ी है तो आप सेक्शन 366 खोल सकते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने सेक्शन 407। अगर आपके पास CRPC है तो आप 366 में इस सेक्शन को देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, आप लोगों ने ये सेक्शन देख लिया है। अब इसमें 2 क्लॉज दिए हुए हैं। पहले क्लॉज को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन पासेस अ सेंटेंस ऑफ डेथ द प्रोसीडिंग शैल फॉरविथ बी सबमिटेड टू द हाई कोर्ट एंड द सेंटेंस शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस इट इज कंफर्म बाय द हाई कोर्ट। इस लाइन से आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया। ये क्लॉज सिंपल ये कह रहा है कि जब कभी भी कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस पास कर देगा तो जितनी भी प्रोसीडिंग सेशन कोर्ट ने उस केस में की है, ठीक है, वो डेथ सेंटेंस पास करने से पहले वो सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है हाई कोर्ट के पास सबमिट होएगी, और उस जो सेंटेंस है उसको तब तक एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा जब तक हाई कोर्ट उसे कंफर्म ना कर दे। और एक बार अगर डेथ सेंटेंस पास कर दी है सेशन कोर्ट ने, तो सेकंड वाले क्लॉज में सिर्फ इतनी सी बात लिखी है कि जैसी डेथ सेंटेंस पास कर दी है तो उसके तुरंत बाद जो है जिस पर्सन को भी डेथ सेंटेंस पास की है उसको जेल में डाल देंगे, कन्विक्टेड टू द प्रिजन। यहाँ पे कोई इफ नहीं, यहाँ पे कोई बट नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, ये वाला सेक्शन जो मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब और आगे चलते हैं। अब इस सेक्शन को जो है आप बहुत ध्यान से देखने वाले हैं। ये सेक्शन है सेक्शन 408, और आपको बता दूं ये जो है BNSS का सेक्शन है। अगर आपको CRPC में जाना है, CRPC में आपको यही सेक्शन जो है 367 में मिलेगा, और यह है कि पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन। तो पढ़ते हैं इस सेक्शन को। इसमें लिखा है कि इफ व्हेन सच प्रोसीडिंग्स आर सबमिटेड द हाई कोर्ट थिंक्स दैट अ फर्दर इंक्वायरी शुड बी मेड इनटू or additional evidence taken upon any point bearing upon the guilt or innocence of the convicted person, it may make such inquiry or take such evidence itself or direct it to be made or take by the court of session। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। सेक्शन 408 में टोटल 3 क्लॉज आपको दिए हैं। पहला क्लॉज जो है इसमें सीधी सीधी बात ये कही गई है कि अगर जो भी प्रोसीडिंग, जो भी कार्रवाई हुई है सेशन कोर्ट के द्वारा डेथ सेंटेंस पास करने में, वो सारी जो है हाई कोर्ट को सबमिट करी जाएगी। और सबमिट करने के बाद जब हाई कोर्ट के पास वो प्रोसीडिंग्स पहुंच जाती है, ठीक है, कि सेशन कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में क्या कार्रवाई की है, और फिर उस केस को देखते हुए, उस कार्रवाई को देखते हुए हाई कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, तो वो क्या करेंगे ना, वो जो है एक फर्दर इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करेंगे, या हम हिंदी में कह सकते हैं इसे अतिरिक्त जांच करेंगे। जांच तो ऑलरेडी हो चुकी है। जांच ऑलरेडी होने के बाद जो है डेथ सेंटेंस कंफर्म के लिए हाई कोर्ट के पास ये केस आया है। फिर भी हाई कोर्ट को लगता है कि इसमें फर्दर इंक्वायरी होनी चाहिए, यानी कि अतिरिक्त जांच होनी चाहिए, कि ऐसा कहीं ना कहीं हमें जो है लग रहा है कि जो एक्यूज पर्सन है इसको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, इसलिए फर्दर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट चाहे तो खुद अपने बेसिस पे फर्दर इंक्वायरी कर सकती है, या फिर जो है सेशन कोर्ट को, जहाँ से भी वो केस कंफर्मेशन के लिए आया है, उस कोर्ट को जो है फर्दर इंक्वायरी करने के लिए बोल सकती है। और अगर कोई ऐसा एविडेंस है जो रह गया है, उस एविडेंस को लेने के लिए भी या तो वो खुद ले सकती है या फिर सेशन कोर्ट को बोल सकती है कि आप जो है इनके एविडेंस वगैरह लो, जिससे किसी भी पर्सन के एक्यूज या फिर गिल्ट होने या तो वो जो है दोषी करार होगा, या फिर जो है वो दोष मुक्त होगा उस एविडेंस के थ्रू। कि सपोज किसी पर्सन पे किसी का मर्डर करने का चार्ज लगा है, तो अब मर्डर करने का चार्ज लगा है, हो सकता है उसको कोई फंसाया जा रहा हो, वो पर्सन वहाँ पे हो ही ना। अगर जो है कत्ल दिल्ली में हुआ है और जिस पे इल्ज़ाम लगा है, जो एक्यूज पर्सन है, वो मुंबई में हो, अगर 20 तारीख को जो है 20 जनवरी को पर्सन जो मर्डर हुआ है वो दिल्ली में हुआ है, और
वही पर्सन पिछले 5-6 दिनों से मुंबई में रह रहा है, तो इसमें जो है एविडेंस ले सकती है कोर्ट। और इसमें जो है प्ली ऑफ अलीबी लगेगा। प्ली ऑफ अलीबी मतलब एल्सवेयर, यानी कि जिस दिन इंसिडेंट हुआ था उस दिन तो मैं कहीं और ही था। तो ये सारे एविडेंस वगैरह ले सकती है अगर कोई है। और अगर कोई एविडेंस मिल जाता है तो यहाँ पे जो डेथ सेंटेंस सेशन कोर्ट ने पास की है वो पलट भी सकती है, वो पलटेगी, क्योंकि उसमें अगर एक्यूज का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो उसकी जो डेथ सेंटेंस सेशन कोर्ट ने दी थी वो हाई कोर्ट खारिज कर सकता है। इसी इंक्वायरी जो कि इसमें बताई है 408 के फर्स्ट क्लॉज में जो इंक्वायरी बताई है और जो एविडेंस लेने की बात कही गई है, इसी के बेसिस पे किसी का कन्विक्शन हो भी सकता है, किसी का कन्विक्शन रुक भी सकता है। और इसी एडिशनल एविडेंस के कारण कि कोई भी जो पर्सन है वो इनोसेंट साबित हो सकता है या फिर वो गिल्टी साबित हो सकता है। यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें, इनोसेंट यानी कि वो निर्दोष करार दिया जा सकता है या फिर उसे दोषी बनाया जा सकता है इसी एविडेंस, एडिशनल एविडेंस और एडिशनल इंक्वायरी के बेसिस पे। यही बोलती है सेक्शन 408 का क्लॉज 1। इसका जो सबसेक्शन 2 है वो ये बोलता है जब कभी भी प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हो, इंक्वायरी वगैरह चल रही हो, एविडेंस वगैरह चल रहा हो हाई कोर्ट पे, तो जो भी दोष सिद्ध व्यक्ति है यानी कि जो भी एक्यूज पर्सन है उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर हाई कोर्ट चाहे तो उसको जो है वहाँ पे हाई कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़ सकता है एविडेंस देने के टाइम पे या फिर जो भी इंक्वायरी चल रही है उसके टाइम पे। लेकिन अगर हाई कोर्ट ना चाहे तो उस पर्सन को, जो भी कन्विक्टेड पर्सन है, जो भी एक्यूज पर्सन है जिस पे इल्ज़ाम लगे हैं, उसको राहत मिल सकेगी कोर्ट के सामने पेश होने से। और तीसरा क्लॉज ये बोलता है अगर कभी भी कोई जो एडिशनल एविडेंस मिले हैं या फिर जो एडिशनल इंक्वायरी हुई है, अगर हुई है तो उसका जो भी रिजल्ट निकलेगा, उसका जो भी नतीजा निकलेगा, उसको जो है सेशन कोर्ट को सर्टिफाई कर दिया जाएगा और उसको सेशन कोर्ट को बता दिया जाएगा कि इसमें जो है ये दोष मुक्त है। इसमें यानी कि जो पर्सन एक्यूज, जो जिसको आपने एक्यूज बनाया है, क्या वो रियल में, क्या वो वाकई में अपराधी है और उसने ही ये जो है इसने जो है ये वाला जो केस है, ये जो ऑफेंस है वो किया है, इसकी जो है सर्टिफाइड कॉपी सेशन कोर्ट को दे दी जाएगी। तो सिंपल सी बात ये कहता है। उसके बाद सेक्शन 409 में आते हैं। अभी जब सारी की सारी प्रोसीडिंग चल रही है तो मिले गए साक्ष्यों के आधार पर, मिली गई जो इंक्वायरी हुई है उसके आधार पर, अब मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो हाई कोर्ट क्या करेगी, उसको कंफर्म कर देगी कि हाँ आपने जो है सेशन कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दी है यानी कि मृत्यु दंड दिया है, ये उचित है, या फिर हो सकता है उसको टाल देगी। और ये चीज़ जो है सेक्शन 409 पे लिखी है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आपको सीआरपीसी में देखना है ये वाला सेक्शन, तो ये सेक्शन आपको सेक्शन 368 में, धारा 368 ऑफ सीआरपीसी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। या तो हाई कोर्ट कंफर्म कर देगी या फिर एनएल कर देगी। एनएल मतलब कि उसको शून्य कर देना, यानी कि जो भी सेंटेंस मिली है उसको नकार देना कि कोई सेंटेंस यहाँ पे ऐसी है कि उसको नहीं मिलेगी। तो सोचिए अगर किसी को जो है फांसी की सज़ा मिल गई है और हाई कोर्ट ने वहाँ पे उसको कैंसिल कर दिया, तो उस पर्सन को जिसकी सांसें अटकी हुई थी तो उसको कितना बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो हाई कोर्ट के पास यहाँ तक की पावर है। तो इसको देखते हैं हम सेक्शन में, सेक्शन 409 BNSS। तो ये रहा सेक्शन 409 ऑफ BNSS, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस और एनल कन्विक्शन। इसमें A, B और C जो है 3 टाइप के पॉइंट आपको दिए हैं, तीनों को आपको अच्छे से देखना है। इसमें लिखा है कि इन एनी केस सबमिटेड अंडर सेक्शन 407 बाय द हाई कोर्ट। 407 क्या था, ये जो आपने ऊपर अभी देखा, सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन। यानी कि कभी भी ऐसा अगर कोई केस हाई कोर्ट के सामने सबमिट होता है जिसमें डेथ सेंटेंस की कंफर्मेशन आती है हाई कोर्ट के पास, तो इसमें हाई कोर्ट की क्या शक्तियाँ हैं, ये लिखा है ना पावर। तो इसमें हाई कोर्ट क्या कर सकती है, हाई कोर्ट जो है उस सेंटेंस को कंफर्म कर सकती है, यानी कि जो दंडादेश है, जो सेंटेंस है, उसको कंफर्म कर देगी कि हाँ ये उचित है, आपको इसको जो है फांसी में लटका दिया जाए। या फिर जो है फांसी को छोड़ के कोई भी दूसरी सेंटेंस जो कि विधि द्वारा समर्थित है, यानी कि लॉ में उसके लिए प्रावधान है, तो वो दे सकेगी। यानी कि कहने का मतलब है लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दे डेथ सेंटेंस को हटा के, ठीक है। और फिर दूसरा क्लॉज आप देखोगे यहाँ पे 409 का, इसमें लिखा है मे एनल द कन्विक्शन,
एनल का मतलब होता है शून्य कर देना, यानी कि मना कर देना, टोटली जो है कैंसिल कर देना उसको। तो इसमें लिखा है मे एनल द कन्विक्शन एंड कन्विक्ट द एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस ऑफ विच द कोर्ट ऑफ सेशन माइट हैव कन्विक्टेड हिम और ऑर्डर अ न्यू ट्रायल ऑन द सेम और एन अमेंडेड चार्ज। और डेथ सेंटेंस को जो है टोटली खारिज करके, सिंपल सी बात है, जो सेशन कोर्ट जो दूसरी पनिशमेंट दे सकती थी डेथ सेंटेंस के अलावा, वो पनिशमेंट जो है वो सजा कन्विक्ट कर देगी एक्यूज को। जैसे कि लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास जो है सेशन कोर्ट दे सकती है, या फिर 10 साल की सजा दे सकती है, या फिर 7 साल या फिर 3 साल, जैसा सेशन कोर्ट को उचित लगे वैसी पनिशमेंट वो दे सकती है। तो वैसी इन द सेम सेंस हाई कोर्ट भी वही पावर अपना के ऐसी पनिशमेंट या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास दे देगा फांसी के बदले, या फिर कोई भी अदर सेंटेंस जो भी उचित लगे, एज पर द नेचर ऑफ द ऑफेंस, एज पर द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। और तीसरा वाला जो प्रावधान है यहाँ पे 409 का, वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा है मे एक्विट द एक्यूज्ड पर्सन, यानी कि जो एक्विट पर्सन है, जो अभियुक्त है, उसको दोष मुक्त कर देगा। और इसका जो प्रोविजन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये बात करता है। इसमें लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशन शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन अंटिल द पीरियड अलाउड फॉर प्रिफरिंग एन अपील हैज एक्सपायर्ड। यानी कि सेशन कोर्ट ने अगर मान लीजिए डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्यु दंड पास कर दिया है, अब पास करने के बाद कोई भी अपराधी है जिसके खिलाफ ये डेथ सेंटेंस पास की है, तो उसके पास 6 महीने का टाइम पीरियड होगा। उस 6 महीने के अंदर जो है वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट पे, और उस 6 महीने के दौरान उस डेथ पनिशमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, उसको फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा। उसको 6 महीने का टाइम पीरियड मिलेगा। 6 महीने में जो है विचार करके आप लोग जो है देख लीजिए, 6 महीने के बाद ही जो है हाई कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करवाने का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर कोई अपील गई है उस पनिशमेंट के खिलाफ, तो उस पनिशमेंट के खिलाफ जो है अपील गई है, तो जब तक वो अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाएगी, उसको जो है खारिज नहीं हो जाएगी वो अपील, तब तक जो है हाई कोर्ट उसको पनिशमेंट नहीं एग्जीक्यूट करवा सकता। यानी कि हाई कोर्ट तब तक जो है उस सेंटेंस को, उस डेथ सेंटेंस को तब तक कंफर्म नहीं कर सकता जब तक ये अपील को डिस्पोज ऑफ ना कर दिया गया हो। तो इतनी सिंपल सी बात जो है हमारी सेक्शन 409 बोलती है BNSS की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अगर सीआरपीसी में आपको देखना है तो सीआरपीसी में ये सेक्शन आपको सेक्शन 368 में देखने के लिए मिल जाएगा ऑफ सीआरपीसी। अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 410। जब मैं 410 की सीरीज में बात कर रहा हूँ तो समझिएगा कि मैं जो है BNSS की बात कर रहा हूँ, और वहीं पे अगर जो है 371 या 370 के आसपास जो है, या 369 के आसपास अगर बात हो रही है इस डेथ सेंटेंस से रिलेटेड, तो समझिएगा ये सीआरपीसी की बात हो रही है। अब सेक्शन 410 क्या कहती है वो भी एक बार देख लीजिए। तो ध्यान से देख सकते हैं आप, सेक्शन 410 में लिखा है कन्फर्मेशन और न्यू सेंटेंस टू बी साइंड बाय 2 जजेस। तो ध्यान से देख लीजिएगा, सिंपल सी बात ये कह रहा है कि जो भी सेंटेंस जो है कंफर्म होने के लिए हाई कोर्ट के पास आई है, तो उसमें प्रोसेस क्या होगा कि वो जो सेंटेंस है वो अगर कंफर्म हो जाती है, कंफर्म कर देते हैं हाई कोर्ट, तो उसमें 2 जजेस के सिग्नेचर होने चाहिए। यानी कि वो कंफर्म जो है 2 जजेस के द्वारा कंफर्म की गई हो वो सेंटेंस। या अगर वो सेंटेंस कंफर्म नहीं होती है, समझ लीजिए उस सेंटेंस को हटा के लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है हाई कोर्ट दे देती है, तो उसमें भी जो है 2 जजेस के सिग्नेचर होने चाहिए। और समझ लिए अगर कहीं पे जो है 2 जजेस से ज़्यादा उस हाई कोर्ट पे हैं, तो वहाँ पे जो है कम से कम 2 जजेस की जो है एसेंट तो मिलनी ही चाहिए। 2 जजेस के सिग्नेचर तो वहाँ पे कम से कम होने ही चाहिए, या फिर जो है सारे के सारे जजेस सिग्नेचर कर सकते हैं। एज द केस में भी अगर किसी हाई कोर्ट में 5 जजेस हैं तो 5 के 5 जजेस उसे कंफर्म कर सकते हैं, और अगर किसी में 2 ही हैं तो दोनों का जो है अनिवार्य होगा उस पे कंफर्म करने के लिए। अगर 2 में से कोई एक भी अपने सिग्नेचर नहीं करता है कंफर्म करने के लिए, तो वो जो है डेथ पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगी। और ऐसा कब होगा कि जब दोनों के दोनों साइन, दोनों में से एक जना साइन कर रहा हो और एक साइन ना कर रहा हो, कि जब उन दोनों के जो है ओपिनियन डिफरेंट होंगे। उनमें से एक जजेस को लगता है कि हाँ इसने जो है पनिशमेंट जो ऑफेंस तो किया है, लेकिन इसको जो है उतना ग्रीवियस नहीं है, उतना जो है गंभीर अपराध नहीं है, इसलिए इसको जो है डेथ सेंटेंस ना देके लाइफ
इसको जो है इसकी पनिशमेंट हमें कम करनी चाहिए। और दूसरा जज जो है उसका डिफरेंट ओपिनियन है, वो बोलता है कि नहीं, इसने जो अपराध किया वो बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध है और इसी अपराध के उपलक्ष्य में इसको जो है मृत्युदंड देनी ही चाहिए। तो यहाँ पे जो है दोनों जजेस हैं, उनका माइंडसेट डिफरेंट है और माइंडसेट जैसे ही डिफरेंट है तो उनके ओपिनियन डिफरेंट है और ओपिनियन डिफरेंट है तो उस ओपिनियन को कंफर्म नहीं किया जा सकता। तो बहुत अच्छे से जो है इसी बात को अगले सेक्शन में 411 में यहाँ पे बता रखा कि प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये देख सकते हैं आप, लिखा है प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इसमें लिखा है कि वेयर एनी सच केस इज हर्ड बिफोर अ बेंच ऑफ जजेस एंड such judges are equally divided in opinion, the case shall be decided in the manner provided by section 433। तो इसमें जो है सिंपल सी बात इस सेक्शन में ये कही गई है कि कभी भी अगर कोई डेथ पनिशमेंट के लिए जो है जजेस, हाई कोर्ट के जजेस के सामने वो सारी की सारी सेशन कोर्ट की प्रोसीडिंग जाती है और उसमें जब जो है दो जजेस के आपस में मतभेद होते हैं, यानी कि डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, सेक्शन 423 में प्रावधान दे रखे हैं। 423 में 423 BNSS की, और CRPC में अगर आप जानना चाहते हैं तो सेक्शन 392 392 ऑफ CRPC। तो इसमें अगर जैसे मान लीजिए कोई डिवीज़न बेंच के पास ये मामला जाए, डिवीज़न बेंच मतलब वहाँ पे दो जजेस, तो दो जजेस के आपस में जो है डिफरेंट ओपिनियन हो जाते हैं, तो उसमें जो उसी हाई कोर्ट का कोई और जज होगा ना, तो उस जज का जो है निर्णय लिया जाएगा। और अगर जज को लगता है कि मेरे इस निर्णय से कोई जज जो है बुरा मान जाएगा, तो जज साहब वहाँ पे जो तीसरे जज साहब हैं वो बोलेंगे कि मुझे लगता है यहाँ पे जो है एक लार्जर बेंच को अपॉइंट किया जाना चाहिए इस केस की जो अपील सुनने के लिए, या इस केस को, इस जो सेंटेंस है इसको कंफर्म करने के लिए। तो ये मैनर होगा सेक्शन 411 का, और यही जो सेक्शन है सेक्शन 370 में आपको CRPC में मिल जाएगा। अब जो है सेक्शन 412 की हम बात कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि प्रोसीजर इन केस सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन। ये देखिए, ये लिखा हुआ है सेक्शन 412 प्रोसीजर इन केस सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन। इसमें फर्दर लिखा हुआ है कि in cases submitted by the Court of Session to the High Court for the confirmation of a sentence of death, the proper officer of the High Court shall, without delay, after the order of confirmation or other order has been made by the High Court, send either physically or through electronic means a copy of the order under the seal of High Court and attested with the official signature to the Court of Session। तो आप जो है इन लाइनों से क्या समझे? इन लाइनों से सीधा सीधा आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर कभी भी जो है हाई कोर्ट द्वारा उस सेंटेंस को जो है कंफर्म कर दिया जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या प्रोसीजर होगा? उस प्रोसीजर ये होगा कि जो उस कोर्ट का ऑफिसर होगा, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मतलब यहाँ पे ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मतलब जितने भी अलग जो है अदर कर्मचारी होते हैं कोर्ट्स के अंदर, जैसे जज के पेशकार वगैरह जो कोई भी है, तो उनसे जो ऑफिशियली काम उनसे ही करवाया जाता है। जजेस तो अपने जो डिसीजन लेते हैं, देते हैं और केसेस को सुनते हैं, बाकी जो ऑफिशियल काम होता है उसको कैसे एग्जीक्यूट वगैरह करना है, क्या होगा, कैसे होगा, समन्स का भेजा जाना, वो भी जो है ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट करते हैं। बस उसमें जो है अगर मान लीजिए कोई समन आपको भेजा जा रहा है उसमें उस जजेस के साइन होंगे, बाकी पूरा का पूरा जो सेंडिंग प्रोसीजर है वो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट करते हैं। तो इस सेक्शन में 412 में जो है, तो जो भी जो जज है ना, जो ऑर्डर देगा कि हम जो है कंफर्म करते हैं इस सेंटेंस को, उस ऑर्डर को सेशन कोर्ट को भेजा जाएगा कि हमने जो है अपनी कंफर्मेशन दे दी और ये रहा हमारा ऑर्डर। और वो जो है सेशन कोर्ट को कैसे दे सकता है? इधर बाय बिना किसी देरी किए कि उस ऑर्डर की कॉपी सेशन कोर्ट को भेज देगा। CRPC में जो है पहले सिर्फ इतना लिखा था कि विल्स shall send the copy of order to the session court। अब BNSS में ये चेंजेस आए हैं कि या तो जो भी वो जो सेंडिंग जो प्रोसेस है वो या तो फिजिकली दिया जाएगा, फिजिकली मतलब डाक द्वारा दिया जाएगा, बाय पोस्ट भेजा जाएगा वो ऑर्डर, या फिर थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, या फिर आपको जो है ईमेल करके भेज दिया जाएगा, या फिर आपको जो है व्हाट्सअप करके भेज दिया जाएगा। व्हाट्सअप उतना ऑथेंटिक नहीं है, सो ईमेल करके जो है आपको भेज दिया जाएगा। आपकी ईमेल एड्रेस में, आपकी हाई कोर्ट की जो भी ईमेल एड्रेस होगी उसमें ऑर्डर भेज दिया जाएगा एग्जीक्यूशन का।
तो ये सारा प्रोसेस है एक डेथ सेंटेंस जो है सेशन कोर्ट के पास करने से उसके जो है प्रोसीजर, उसके कंफर्म होने तक का प्रोसीजर। तो मेरे प्यारे मित्रों, यही सब था जो है सेक्शन 406 से लेके 412 तक जो है बातें थी, ये इसी से ये पनिशमेंट को लेके बातें थी। तो मेरे प्यारे मित्रों, यहीं पे जो है इस वीडियो को विराम देते हैं। और मुझे लगता है, मुझे पूर्ण आशा है आप लोगों से कि ये जो BNSS का चैप्टर नंबर 30 है, चैप्टर नंबर 30 का जो नाम मैंने आपको बताया था कि सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। तो ये जो है ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।